अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको नावल्स अपलोड करने की मेरी काविश पसंद आ रही होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स में। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर हो सके, अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। आज एक और नावल आपके लिए शुरू करना चाह रहा हूँ। नावल का नाम है मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा और इसकी राइटर हैं सानिया मुगल। शुरू करते हैं इस नावल की पहली किस्त से। अबरू यार प्लीज़ रुको, बात तो सुनो। अबरू, आहद और सना जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इसके पीछे भागते इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर इसे लान में जा लिया। आहद इसके सामने खड़ा घुटनों पे हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेने लगा। उफ जालिम लड़की, जितनी लंबी तुम खुद हो इतना ही तेज चलती हो। सना भी खड़ी हाँप रही थी। अब क्या मसला है तुम दोनों के साथ? अबरू ने दोनों को घूरा। यार अबरू छोड़ो ना, तुम्हें पता तो है ना जमीन शेख का, वो जस्ट तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती है। फिर इसके मुंह लगने का क्या फायदा? आहत के समझाने पे वो भड़क उठी। क्या मतलब? वो 2 टके की लड़की जिसे न बोलने का सलीका, न ओढ़ने का पता, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाम पे लड़कों से दोस्तियां करने वाली, अपने बाप के पैसे पे ऐशी करने वाली, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, अपने आप को कोई महान चीज समझती है, जैसे हर कोई इसकी जागीर हो। आज तो सिर्फ खरी खरी सुनाई है। आइंदा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। सारी यूनिवर्सिटी तमाशा देखेगी। आहत खामोशी से अबरू की तरफ देख रहा था, जिसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। हुआ कुछ यूं कि जरमीन शेख, जो अबरू, आहद और सना की क्लास फेलो होने के साथ साथ एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी, अगर कहा जाए कि गुरूर, खुदसरी, बदतमीजी और अयाशी को मिला के जरमीन शेख बनती है तो गलत ना होगा। आम सी शक्लो सूरत की मालिक, इसने आज फिर अबरू जमान के साथ पंगा लेने की कोशिश की और वजह एक बार फिर एहसन रजामीर की ज़ात थी, क्योंकि बकौल जरमीन के एहसन ने अबरू की वजह से इसकी दोस्ती की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, जो इसी की तरह एक सियासी बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखने के साथ साथ एक जाज़िब नज़र और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था। और इसे फैशन के नाम पे खुद को अयान करने वाली लड़कियां सख्त जहर लगती थीं, जो पके हुए फल की तरह हर मर्द की गोर में गिरने को तैयार होती थीं। इसका कहना है कि औरत तो पर्दे में रहने वाली ज़ात है, इसमें इतनी पाकीज़गी और हया हो कि हर देखने वाली नज़र खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाए, जिसे देख के इज्जत देने को जी चाहे। और अबरू जमान इन सब बातों पे पूरी उतरती है। अबरू भी यही सोच के एहसन रजा से बात कर लेती थी कि इसे औरत की इज्जत करना आता था। बस, इससे आगे इनके बीच कुछ नहीं था। लेकिन जरमीन के दिमागी खलल का इलाज किसी के पास नहीं था, जिसे अबरू अपनी रकीब और दुश्मन लगने लगी थी। और यही वजह आज फिर इनके दरमियान जंग का बायस बनी और अबरू ने इसे बेनुकत सुना डाली। यार छोड़ो, असल में वो तुम्हारी खूबसूरती से जेलस होती है। तुम्हें देख के तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। मेरी ही मिसाल ले लो तो जरमीन शेख क्या चीज़ है? आहत के बच्चे, ठहरो ज़रा। इसकी अपनी मिसाल देने पर अबरू और सना इसे मारने को उठी, जो इनका इरादा भांपते हुए पहले ही दौड़ लगा चुका था। बाबा की तबीयत भी खराब थी आज, और वैसे भी नेक्स्ट पीरियड फ्री है। अबरू ने आहत के पीछे जाने का इरादा तर्क करते हुए सना को कहा। ओके, बट जरमीन की वजह से टेंशन? नहीं यार, मैं फजूल और बेतुके लोगों के लिए अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। अबरू ने इसकी बात काटते हुए कहा और इससे अल्लाह हाफिज कह के चल दी। अब सना भी आहत के पीछे चल पड़ी, जो यकीनन कंटीन में पाया जाता। वो अपने ऑफिस में जहाजी साइज मेज़ के पीछे रखी रिवॉल्विंग चेयर पर पुरसुकून अंदाज में बैठा, अपने सामने मेज़ पर खोले लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाए कीबोर्ड पर धड़ाधड़ अपनी मखरूती उंगलियां चला रहा था कि क्लिक की आवाज़ ने इसकी नज़रों में इर्ताश पैदा किया। इसने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा तो आने वाले को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जफर के अंदर आने पर वो इसके सामने आते हुए बगलगीर हुआ और इससे दिए ऑफिस में एक तरफ पड़े 3 सीटेड सोफे पर आ बैठा। सुनाओ जनाब, क्या हाल चाल है? तुम तो भूल ही बैठे। मम्मी भी बहुत याद करती हैं, जफर ने छोड़ते ही गिला किया। सो सॉरी यार, तुम्हें पता है ना, मैं एक न्यू फर्म बना रहा हूँ, इसी में बिजी हूँ। बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा।
अच्छा, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? इसने पूछा। चाय मंगवा लो। जफ़र के कहने पर इंटरकॉम पर 2 चाय भेजने का कहते हुए वह सोफे पर एक टांग मोड़कर इसकी तरफ मुंह करते हुए बोला। हाँ जी, अब बताओ, अंकल आंटी कैसे हैं? आशु आई? तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? मॉम डैड बिल्कुल फिट। मॉम तो तुम्हें बहुत याद करती हैं। एंड आशु भी कुछ दिन तक चक्कर लगाएगी। इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हॉस्पिटल बिल्कुल फिट है। आज कोई इमरजेंसी नहीं थी तो सोचा क्यों ना बड़े लोगों के साथ दो दो हाथ किए जाएं। जफ़र के तफसीली जवाब पर इसने कहका लगाया। इतने में ऑफिस बॉय चाय विद रिफ्रेशमेंट ले आया। इसने जमाल को जाने का इशारा किया और ख़ुद चाय पीने लगा। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों सज़ा दे रहे हो खुद को? मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसते देखते रहना चाहता हूँ। वो जफ़र को चाय सर्व करने लगा कि जफ़र की संजीदा आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मादूम हो गई। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। काफ़ी देर छाई इस खामोशी को बिलाखिर जफ़र की आवाज़ ने तोड़ा। तुम्हें पता है मैं फजूल और बेमकसद बातों की जवाब नहीं देता। वो जो खला में किसी गैर मरी नुक्ते पर सोच रहा था, चौंक कर जफ़र की तरफ देखा, एक लंबा सांस हवा में खारिज किया और पुरसुकून अंदाज में बोला, ये फजूल बात नहीं। और फजूल बात नहीं तो और क्या है? हाँ, जब तुम्हें पता है कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मोहतरम सिकंदर शाह की ज़िंदगी में किसी औरत की कोई गुंजाइश नहीं। नफ़रत करता है वो औरत ज़ात से। अपने पाँव की जूती समझता है औरत को, या शायद इससे भी हकीर, क्योंकि वो एक औरत। शट अप, जस्ट शट अप। सिकंदर शाह की धाड़ पर जैसे सारा ऑफिस हिल पड़ा। इसने गुस्से से मुट्ठियां भींच रखी थी और इसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी, जैसे इन आंखों से वो दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता हो। सिकंदर, जफर ने इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की कि जिसने टेबल पर रखे बेशकीमत गुलदान को दीवार पर लगे एलसीडी पर मारकर चकनाचूर कर दिया। जफर एकदम से डर के पीछे हुआ, क्योंकि वो इसकी जुनूनियत से वाकिफ था। सिकंदर का गुस्सा फिर भी कम ना हुआ तो वो गाड़ी की चाबी उठाए जफर को अपने पीछे हैरान छोड़ता ऑफिस डोर क्रॉस कर गया। जफर परेशान सा ऑफिस में चक्कर काटने लगा, क्योंकि न चाहते हुए भी वो एक बार फिर इसकी दुखती रग पर हाथ रख चुका था, एक बार फिर इसके दुख का बायस बन चुका था। हालांकि वो इसके दुख से वाकिफ था। इसकी नज़र सिकंदर के मोबाइल पर पड़ी, जिसे वो टेबल पर छोड़ के जा चुका था। इसने मोबाइल कोट की जेब में डाला और ऑफिस से बाहर निकल गया। सैयदा बानो किचन में खाना बना रही थीं। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ पर दुपट्टे से हाथ साफ करती बाहर निकली कि एक बार फिर दस्तक हुई। आ रही हूँ बाबा, सब्र तो करो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अबरू इन्हें सलाम करते अंदर आई। वालेकुम सलाम। आ गई अभी? जी अम्मी। बाबा कैसे हैं? इसने सहन में रखे चारपाई नुमा तख्त पर बैठ के सर पर नफासत से किया स्कार्फ उतारते हुए माँ से पूछा, जो इसके लिए पानी ले आई। बेहतर है इनकी तबीयत, कमरे में है। अम्मी, मैं बाबा से मिल लूँ? फिर रोटी बना लेती हूँ। वो अपने जूते, स्कार्फ और बैग उठाए प्यार से माँ की तरफ देखती हुई बोली। नहीं, तुम जाओ बाबा के पास बैठो, थकी हुई हो। किचन में खुद देख लेती हूँ। वो इस बात में सर हिलाती बाबा के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो जो आंखों पे हाथ रखे बेड पर चित लेटे थे, आबी की आवाज़ पे हाथ हटा लिए। वालेकुम सलाम बाबा की जान। उन्होंने मुस्कुराते हुए आबी को देखा, जो इनकी पेशानी पर झुकी प्यार कर रही थी और बिल्कुल इनके पास नीचे फर्श पर बैठे इनके दोनों हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। कैसे हैं बाबा? इसकी इस हरकत पे वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अपने बेटे को देख लिया ना? बाबा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और साथ ही रहूँगी। फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? इसने बाबा की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर वाज़ा बेचैनी रकम थी। बाबा, बेटा पता नहीं क्यों मुझे एक खौफ सा है, कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन ना ले। जब तुम बाहर जाती हो, जब मैं फैक्ट्री होता हूँ, तो तुमसे दूर खुद को माहिए बेआब की तरह तड़पता हुआ महसूस करता हूँ। बाबा, सिवाय मौत के मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। मैं तो आपका बेटा हूँ ना, आपका मान। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? इसने बाबा के हाथों को नरमी से दबाते इन्हें प्यार से देखते हुए कहा, जिनके हाथों में कपकपाहट और चेहरे पर रकम बेचैनी को वो वाज़े महसूस कर सकती थी। लेकिन वो इनके इस खौफ, बेचैनी और कपकपाहट को समझने से कासिर थी। अगर बाप बेटी का प्यार ख़त्म हो चुका हो तो बाहर आ जाएं, खाना लग चुका है।
सईदा बानो दरवाजे में खड़ी दोनों को प्यार से देखती हुई बोली, चलें बाबा, हमारे साथ मिलके खाना खाएं और आज के आज ही ठीक होकर कल फैक्ट्री जाएं। आपकी इन्हीं सोचों ने आपको बीपी का मरीज बना दिया है। अबरू उन्हें बाजू से पकड़ते हुए उठाते हुए बोली। वो दोनों बाहर आए तो फहद स्कूल और हया कॉलेज से आ चुके थे। फिर सबने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया, इस बात से अनजान कि दूर खड़ी तकदीर इनकी किस्मत पर मुस्कुरा रही थी। आधी रात तक इस शहर खामोशा की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद बिलाकर इसने घर जाने वाले रास्ते पे गाड़ी डाल दी। गाड़ी धुएं की बू से भरी पड़ी थी, जैसे कसरत से सिगरेट नोशी की गई हो। गाड़ी एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़ी हुई तो वो हारन पर हाथ रखे जैसे हटाना ही भूल गया। गेट फौरन खोल दिया गया। गाड़ी एक लंबी राहदारी से गुजरती पोर्च में खड़ी होंडा सिविक के साथ जा रुकी। दीनू, इसने गाड़ी से निकलकर बेदर्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए दीनू को पुकारा। हुक्म साहब। वो सर झुकाए फौरन इसके सामने मुअद्दब सा जा खड़ा हुआ। कहाँ मरे थे तुम? मैं कब से हारन दे रहा था, इसने चीखते हुए कहा। वो साहब, मैंने तो फौरन गेट त्राख। इससे पहले कि दीनू बाबा अपनी बात पूरी करते, जोरदार थप्पड़ लगने से वो जमीन पर जा गिरे। जबान चलाते हो मेरे सामने? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिकंदर शाह के सामने आवाज निकाले। सिकंदर शाह के धारने पर सारे मुलाजिम अपने काम छोड़कर हाँफते हुए इसके सामने जा खड़े हुए, जो बहुत बेदर्दी से दीनू को मार रहा था, और वो रो रो कर अपने इस जालिम साहब से रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो अपने इस जालिम साहब से दीनू बाबा को बचाते। सिकंदर शाह दीनू को आखिरी टांग रसीद करता, अपने बूटों से इसका पाँव रोनता, एक निगाह गलत तमाम मुलाजमीन पर डालता आगे बढ़ गया। अपने साहब के जाने के बाद तमाम मुलाजमीन दीनू बाबा की तरफ बढ़े, जो ज़मीन पर अधमुआ पड़ा था। वो इसे उठाए सर्वेंट क्वार्टर में ले आए। सिकंदर शाह तेज कदमों से टीवी लॉन्च क्रॉस करता बाएं साइड पे बने 3 कमरों में से एक कमरे में चला गया। कमरे में आते ही इसने एक लंबा सांस हवा में खारिज किया। टाई की नाट ढीली करता, अपनी शर्ट और टाई बेइज्जती से उतारकर कारपेट पर फेंकता ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। ओह। काफ़ी देर आईने में अपनी लाल होती हुई आंखों को देखते रहने के बाद चीखते हुए इसने टेबल पर पड़ी तमाम चीज़ों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, जिनमें सबसे ज़्यादा इसकी बेशकीमत परफ्यूम्स थे, जो कारपेट पर चकनाचूर पड़े इसकी बेदर्दी पे मातिम कुना थे। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो जुनूनी अंदाज में कमरे में मौजूद हर चीज़ को ज़मीन बोस करता चीख रहा था। क्या जुर्म था मेरा? क्यों दी सज़ा मुझे? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। घिन आती है मुझे अपने आप से। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इसने बेड साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा, जिसके छन्नाक की आवाज़ से सारा कमरा गूंज उठा। फिर भी इसकी जुनूनियत कम न हुई, तो अपने बालों को दोनों मुट्ठियों में भींच लिया और ठंडे पानी से शावर लेने चला गया। शायद वो अपने आप से भी नाराज़ था। वो शावर लेने के बाद निकला तो कमरे में हर चीज़ ज़मीन पर टूटी हुई बिखरी पड़ी थी, इसके अपने वजूद की तरह, इसकी अपनी ज़ात की तरह। इसके लिए ये एक तल्ख और भयानक रात थी, जिसमें इसे नींद का आना नामुमकिन था शायद। वो सुस्त कदमों से चलता जहाजी साइज बेड पर करवट लिए लेट गया और एक तकिया अपने कानों पर रखे शायद वो अपने दिमाग में उमड़ते सवालों का गला घूंट देना चाहता हो। जमान अहमद और सईदा बानो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो 5 मरला पे बने अपने ज़ाती घर में 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। इनकी 2 बेटियां अबरू जमान और हया जमान, जबकि एक बेटा फहद जमान, जो छोटा होने के साथ साथ सबका लाडला भी था। सैयदा बानो नहायत मिलनसार और खुश अखलाक और अच्छी माँ होने के साथ साथ एक घरेलू खातून हैं और फारिग औकात में कपड़े भी सिलाई करती हैं, जबकि ज़मान अहमद फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं और इस आमदनी से इनका अच्छा गुजर बसर हो रहा है। अबरू अपनी खूबसूरत बड़ी आंखों के साथ, जिनका रंग कुदरती तौर पर सब्ज है, खूबसूरत कटावदार होंठ और कमर से नीचे जाते लंबे घने बाल, वो एक एक्टिव पुरएतमाद अपने ख्वाबों को पूरा करने और अपने बाबा के साथ शाना बशाना चलने वाली लड़की है, जो गलत बात किसी के दादा की भी नहीं सुनती। वो अपने बाबा का मान, यकीन और गुरूर है। अबरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही है और शाम के टाइम घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी देती है। हया ज़मान अबरू के मुकाबिल तो नहीं, लेकिन बिलाशुबा खूबसूरत खालुखाल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की मालिक है। हया इंटर के बाद कॉलेज से बीए कर रही है और फारिग औकात में घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती है, जबकि फ़हद मैट्रिक का स्टूडेंट है
जिसे डॉक्टर बनाना बाबा और अबरू का ख्वाब है। अगर कहा जाए कि इस घर के लोग हर हाल में खुश और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले हैं तो गलत ना होगा। तो फिर जमान अहमद को अबरू के खो जाने का डर क्यों है? वो बेड पे बेसूध पड़ा सो रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो आंखें मसलता दरवाजे तक आया तो बाहर फरीद खड़ा था। गुड मॉर्निंग साहब। वो फरीद अपने साहब का रात वाला गुस्सा सोचते हुए अटकते हुए बोला। आ जाओ फरीद। इजाज़त मिलने पर फरीद अंदर आया तो कमरे की मौजूदा हालत देखकर सचमुच चकरा गया। जहाँ पर पड़ी टूटी बिखरी चीज़ें इनके साथ तोड़ फोड़ करने वाले की बेहसी और बेरहमी पर बैन कर रही थी। फरीद, वो जो फुर्ती से कमरे की हालत दुरुस्त करने में लगा था और किसी हद तक कर भी चुका था, इसने चौंक कर अपने साहब की तरफ देखा। जी साहब। वो हाथ बांधे सर झुकाए सिकंदर के पीछे जा खड़ा हुआ, जो शावर लेने के बाद फ्रेश सा आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। फरीद ने सबसे पहले दूसरे रूम से ड्रेसिंग टेबल उठवाकर अपने साहब के रूम में रखवाया, जो रात इसकी बेरहमी की वजह से टूट चुका था। ब्रेकफास्ट रूम में ही ले आओ, हरी अप, विद इन 5 मिनट्स। ओके साहब। फरीद इसका बहुत वफादार और ख़ास बंदा था, जो ऑफिस से बाहर इसके साथ हर जगह और इसके काम में पाया जाता। वो खुद पे परफ्यूम का अच्छा खासा छिड़काव करता, इसे ऑर्डर देता, सोफे पर बैठकर जूते पहनने लगा। ठीक 5 मिनट बाद फरीद नाश्ता इसके सामने टेबल पर लगाने के बाद फिर से सफाई में जुट गया कि एक बार फिर साहब की आवाज़ इसके कान के पर्दों से टकराई। मैं वापस आऊँ तो मुझे रूम की सेटिंग चेंज चाहिए। ये सब गन बाहर फेंकवाओ। फरीद ने खामोश नज़रों से अपने साहब की तरफ देखा, सर असबात में हिलाया, जो रग़बत से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। ये रात वाला सिकंदर शाह तो नहीं था, जिसकी बर्बरियत और जुल्म का शिकार एक मासूम और बेगुनाह ज़ात बन चुकी थी, जो ना चाहते हुए भी एक बार फिर किसी बेगुनाह की आहें और बददुआएं अपने नाम लिखवा चुका था। वो सिकंदर शाह तो रात के अंधेरे में ही कहीं गुम हो चुका था। ये तो कोई और सी सिकंदर शाह था, जिसके चेहरे पर भरपूर इत्मीनानियत और रात रूनुमा होने वाले वाक़े का नामो निशान तक न था। नाश्ते से फारिग होते ही फरीद कोट पहनाने में सिकंदर की मदद करता, इसका बैग थामे इसके पीछे चलता गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। सिकंदर शाह ने पिछली सीट पर बैठते अपनी खूबसूरत आंखों को गागल से छुपा दिया। इसकी गाड़ी सड़क पर फराटे भरती ऑफिस बिल्डिंग के सामने जा रुकी। अबरू, सना और अहद की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। एक ही कॉलेज से इंटर और बीए करने के बाद अहद और सना ने महज अबरू के साथ रहने के लिए इसी के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि इन्हें अपनी ये दोस्त बहुत अजीज थी, जो सबसे मुनफरद और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ बकौल अहद के खासी तीखी भी थी। लेकिन तीखी वो सिर्फ इन लोगों के लिए होती जो बेवजह इससे पंगा लेने या फ्री होने की कोशिश करते। वो नेचुरली एक रहमदिल लड़की थी, बकौल अम्मी के, जिसे मुसीबत में हर एक की मदद करने की बीमारी लाहक थी, फिर चाहे इससे खुद को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंच जाए। और अम्मी इसकी इसी आदत से डरती, क्योंकि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाती थी। इनका कहना था कि बेटियों को मुस्तकिल मिजाज साबिर होना चाहिए, जबकि बाबा हमेशा इसका साथ देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अबरू कभी भी बेजा गुस्सा नहीं होती। सना और अहद कज़न होने के साथ साथ फ्यांसी भी थे। वो दोनों लड़ने के बावजूद एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अक्सर अबरू और सना मिलकर इसकी दुर्गत बनाती और हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। इन तीनों की दोस्ती बेमिसाली और एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली थी, जिन्हें बहुत जल्द किस्मत एक दूसरे से जुदा करने वाली थी। सिकंदर शाह टाल, हैंडसम और जाज़िब नज़र था। गज़ब की ड्रेसिंग ने इसकी शख्सियत को और बढ़ा दिया था। इसे अपनी वजाहत का पूरा पूरा एहसास था, तभी तो इसकी चाल में गुरूर होता था। वो चलता तो किसी रियासत का शहजादा लगता। इसके चेहरे के खदोखाल में वाज़ह रऊनत थी। मर्दो जन, बच्चे, बूढ़े जो भी इसे देखते तो पलकें झपकना ही भूल जाते। लेकिन इसके चेहरे पर छाई संजीदगी और आंखों से निकलते तनफ्फुर के आसार मुकाबिल को सहमने और डरने पे मजबूर कर देते। लड़कियां तो जैसे सब कुछ हथेली पर रखे इसकी एक नज़र खास की मुंतज़र होती, लेकिन इन पे नज़र डालना तो वो अपनी तौहीन समझता था। इसने ज़िंदगी में सिर्फ दो औरतों की इज्जत की थी, बीना आंटी और आशू, जफ़र की मम्मी और बहन। इनके अलावा इसे हर औरत से नफरत थी। तो क्या अपनी माँ से भी? एक्सक्यूज़ मी अबरू। वो तीनों लगातार 2 पीरियड लेने के बाद बातें करते सीढ़ियाँ उतर रहे थे
कि पीछे से आती आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। अस्सलाम वालेकुम। एहसन ने इनके करीब ज़रा फासले पर रुके इन्हें सलाम किया, जिसका जवाब तीनों ने दिया। कैसी हैं आप अबरू? अल्हम्दुलिल्लाह। अबरू, मुझे आपसे बात करनी है, एहसन ने इसे देखते हुए कहा। जो वाइट शलवार और वाइट ही घुटनों तक आती कमीज जिस पे हल्की कढ़ाई का काम हुआ था पहने, वाइट ही दुपट्टा कंधों पर डाले, सर को मैरून स्कार्फ से ढांपे, पाँव में सफ़ेद ही जूता पहने, पुरएतमाद अंदाज में खड़ी, नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। और इसकी सब्ज झील जैसी आंखें जिनमें एहसन रज़ा मीर खुद को डूबता हुआ महसूस करता। अबरू, हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। सना इसे जाने का इशारा करती हाथ के साथ कैंटीन चली गई। चलें? एहसन के कहने पर वो दोनों चलते हुए लान के एक कदरे सुनसान गोशे में आ गए, जहाँ स्टूडेंट्स का रश तकरीबन ना होने के बराबर था, और वहाँ एहसन आराम से अबरू से बात कर सकता था। प्लीज़, आपने जो भी बात करनी है ज़रा जल्दी करें। अबरू इसके खामोश खड़ा रहने पर झिंझला के बोली। देखें अबरू, मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे बात करूं। मैं आप जी क्या आप? अबरू ने भवें चुकाते हुए पूछा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं, 1 साल से। मेरे हर ख्वाब व ख्याल, हर सोच का महवर हैं आप। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैं मम्मी पापा को आपके घर लाना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ आपसे। आपके बगैर रहना। अबरू इसकी बात काटते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एहसन, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। आप मोहब्बत करते हैं या नहीं, आपकी सोचों का महवर कौन है कौन नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। और तालीमी इदारे पढ़ने के लिए होते हैं, ना कि माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के आओ और प्यार की पींगे चढ़ाकर वापस चले जाओ। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, ना कि ऐसे फजूल काम करके जमीन शेख जैसी बीमार जहन की मालिक लड़की के जहन को तकवीत पहुँचाने के लिए। और हाँ, एक और बात, मुझे कभी भी शादी नहीं करनी, और किसी अमीर घर में तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही अमीर लोग और ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत मेरा म्यार है। वो इसे दो टोक जवाब देती वहां से चली आई, ये जाने बगैर कि एक खामोश आंसू एहसन की पलकों की बाढ़ तोड़कर जमीन पर कहीं गुम हो गया, और वो एक आंसू कहीं अबरू जमान की जिंदगी में आंसू की बरसात ना ले आए। एहसन रजा मीर हवन्नक बना खड़ा अबरू जमान को खुद से दूर जाता देख रहा था। क्या कह रहा था एहसन? अबरू के आते ही अहद ने इससे पूछा। कुछ नहीं यार, वही इस दिन वाली मेरी और जमीन की लड़ाई। इसे पता चला तो मादरत कर रहा था। जवाब देते हुए इसने सना के सामने पड़ी कोल्ड ड्रिंक उठा के मुंह से लगाई। असल बात बताना इसने मुनासिब न समझा। यार, उस मापी की शादी की डेट फिक्स हो गई क्या? आहद की प्लेट में पड़ा बर्गर उठाते हुए इसने सना से पूछा। उफ, भूखी गई की, वापस कर मेरा बर्गर। आहद इससे बर्गर लेने के लिए उठा तो वो किताबें उठाए बर्गर खाती भागती हुई कैंटीन से बाहर निकल गई। आहद मिर्ज़ा, वो अबरू जमान है जो इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाली नहीं। सना आहद की हालत देखते हुए बोली। उफ, अल्लाह पूछे इस अबरू की बच्ची को। आहद चेहरे पे मुस्कानियत लाते हुए बोला तो सना की हंसी निकल आई। वो दोनों भी कैंटीन से निकलकर गेट के पास खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आए। अबरू यकीनन घर के लिए निकल चुकी होगी क्योंकि इसे पॉइंट से जाना होता था। वो आहद और सना के बेहद इसरार के बावजूद सिवाय मजबूरी के कभी इनकी गाड़ी में नहीं गई। यह भी इसका एक रोल था। रुबीना बेगम जो एनजीओ चलाती थीं, आज छुट्टी होने की वजह से अपनी निगरानी में मुलाजमा से घर की प्रॉपर सफाई करवा रही थीं। गाड़ी के मखसूस हार्न पर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तेज़ कदमों से चलती लान से बाहर निकलीं क्योंकि वो समझ गई थीं कि इनका बेटा सिकंदर आया है। सिकंदर गाड़ी पोर्च में खड़ी करता बाहर निकला तो हमेशा की तरह बीना आंटी को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराहट ने बेसाख्ता इसके चेहरे को छुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनके सामने खड़ा दोनों हाथ इनके कंधों पर रखे झुकते हुए इनकी पेशानी पे बोसा दिया। वालेकुम सलाम मेरी जान। बीना बेगम ने इसे बाहों के घेरे में भरते हुए ढेर सारा प्यार किया। सिकंदर इनका हाथ थामे अंदर आ गया। नसरीन, ये ड्रेसिंग छोड़ो और फ्रेश सा जूस बना के लाओ और फिर हर चीज़ रेडी करो। आज बिरयानी, चाइनीज़, गाजर हलवा सब कुछ मेरे बेटे की पसंद का होगा। मैं खुद बनाऊंगी। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बीना बेगम नसरीन को हिदायत दिए मुड़ी तो सिकंदर इनके इस कदर वालेहाना प्यार पे मुस्कुरा रहा था। वो चाहते हुए भी इन्हें मना न कर पाया कि वो बहुत देर तक नहीं रुक सकता था क्योंकि आज इसकी एक अहम मीटिंग थी। वो इन्हें कैसे इनकार करता?
इसने खुद के लिए हमेशा इन्हें ऐसे ही केयरिंग और लविंग पाया था। आंटी प्लीज़ आए बैठें। वो इन्हें लिए सोफे पे इनके साथ बैठ गया कि नसरीन जूस ले आई। आशु नहीं आई आंटी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद इसने आशु का पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, आशु तो 2 दिन से आई हुई है, शायद नाराज़ भी है तुमसे। अरे वो क्यों? और वो है कहाँ? वो अपने बेडरूम में, अभी मॉर्निंग नहीं हुई इसकी। ओके, मैं अभी आया। सिकंदर इन्हें बताता सीढ़ियाँ चढ़ गया। आशु का रूम सेकंड फ्लोर पे था। बीना बेगम भी किचन में आ गई। सिकंदर के लाख घुमाने पे दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर आया तो आशु जहाज़ी साइज बेड पे सोई मिली। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ के इसके सर पर प्यार करता ब्लैंकेट दुरुस्त करने लगा, जो आधा इसके ऊपर गिरा और आधा नीचे गिरा कारपेट के दर्शन कर रहा था। एक खूबसूरत लम्स ने आशु को आंखें खोलने पे मजबूर कर दिया। तो पास कुर्सी पर बैठा सिकंदर इसकी बालों में उंगलियां चलाते इसे प्यार से देख रहा था। आप? वो फौरन बेड पे दोजानू बैठे सिकंदर के हाथ, जो कुछ देर पहले इसके बालों में चल रहे थे, इन्हें अपने हाथों में थामे बेसाख्ता चूम लिया। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तकरीबन 32 साल हो गए हैं इस जालिम दुनिया में आए। भाई जाएं, मैं आपसे कोई नहीं बात करती। वैसे भी मैं आपसे सख्त किस्म की नाराज़ हूँ। सिकंदर के उल्टा जवाब देने पे वो उंगली उठाकर वान करती बेड से उतरकर विंडो से पर्दे सरकाने लगी। अरे मेरी गुड़िया, क्यों नाराज़ है? इसने आशु के कंधों पर हाथ रख के इसका रुख अपनी तरफ किया, जिसकी आंखों में वाज़े शिकवा था। मतलब हद ही है। क्या बेनियाजी है मेरे भाई की। यानी इन्हें पता ही नहीं कि इनसे क्या गुनाह सरजद हो चुका है। वाओ, 3 मंथ हो गए हैं, आपको एक दफ़ा भी मेरी याद नहीं आई। एक कॉल तो क्या, एक मैसेज भी नहीं किया, और ना ही मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। इसके उंगलियों पर गिनवाने वाले अंदाज पे सिकंदर से मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। इसके मुस्कुराने के बावजूद आशु इसे मारने के लिए बढ़ी तो वो दोनों हाथ उठाए सरेंडर कर चुका था। अच्छा सॉरी बाबा, वो अपने कान पकड़ते हुए बोला। बिजी था, वो मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोला। एक शर्त पे माफ़ी मिलेगी, रेस्टोरेंट से अच्छा सा डिनर। ओके डन, जब तुम चाहो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, फिर माफ़ किया। चलो बाहर चलते हैं, आंटी वेट कर रही होंगी। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि सामने से आता जफर इन्हीं के पास चला आया। वाह अमेजिंग, आज तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। जफर इससे बगलगीर होता हुआ बोला। जी जनाब, मैं तो 10 बजे का आया हुआ हूँ और अब देखो 3 बजने वाले हैं। सिकंदर ने इसे टाइम दिखाते शर्मिंदा करना चाहा। यस बॉस, मुझे 11 बजे ही मम्मी की तरफ से अल्टीमेटम मिल गया था कि इनका प्रिंस तशरीफ ला चुका है, सो मैं 3 बजे घर पर पाया जाऊँ आपकी खातिर। वो तीनों हंसते और बातें करते डाइनिंग टेबल पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वाह क्या खुशबुएं हैं। लगता है आज सब कुछ आपके प्रिंस का फेवरेट बनाया है। जफर ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए हाँक लगाई। ऑफ कोर्स, आज मेरा बेटा भी तो इतने दिनों बाद आया है, बीना बेगम खाना टेबल पर लगाते हुए बोली। मम्मी आपको पता है, आपका प्रिंस जो पहले भी बिजनेस का दुनिया का बादशाह है, अब बैरून मुल्क भी अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। जफर के बताने पर खाना खाती मम्मी और आशु ने खुशी से सिकंदर को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया थी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। कैसा प्रोजेक्ट? आंटी हमारी कंपनी कुछ नई मशीन्स और मटेरियल तैयार कर रही है। हम न्यू डिज़ाइन एंड आइडियाज़ मुतारिफ करवाएंगे कि इन मशीन्स और मटेरियल्स को कब कहाँ और कैसे यूज़ करें। ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकती हैं। बहुत जल्द फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, जिसमें हमारे बहुत से हरीफ भी होंगे। सब अपने आइडियाज़ बताएंगे। बट आई एम 100% श्योर दैट आवर कंपनी अचीव द प्रोजेक्ट डेफिनेटली। इंशाल्लाह मेरा बेटा ही अचीव करेगा। बीना बेगम के दिल ने सिकंदर को ऐसे ही हंसते रहने की दुआ दी। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। थैंक्स आंटी, थैंक्स आशू। खाने के बाद चाय का दौर चला। चाय के बाद सिकंदर इजाज़त लेता उठा तो जफ़र भी इसके साथ हो लिया। सिकंदर इसे नज़रअंदाज करता जा रहा था कि जफ़र इसके सामने जाकर खड़ा हुआ, तो मजबूरन सिकंदर को रुकना पड़ा। सिकंदर आई एम सॉरी, इस दिन जो ऑफिस में हुआ, तुम ठीक कह रहे थे। वाकई मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स करूं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर ऐसे तो ऐसे ही सही। मुझसे तुम्हारी नाराज़गी नहीं देखी जाती। अगेन आई एम सॉरी। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? सिकंदर इसे गले लगाते हुए बोला तो जफ़र जैसे पुरसुकून हो गया। लेकिन कुछ बातें मेरे बस में नहीं है यार, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं।
कभी कभी मुझे लगता है मेरे दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे फोर्स ना किया करो प्लीज़। मैं कभी कभी ही तो इस घर में सुकून के लिए आता हूँ, तभी तो कहता हूँ हमारे साथ ही इस घर में रहो। ओके, चलो बाय, मैं चलता हूँ। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता मिलके गाड़ी में बैठ गया और हमेशा की तरह अपनी आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपा लिया। शायद ये इसकी अदा थी, या अपनी खूबसूरत आंखों को नज़र न लग जाने का खतरा। जफर इसे सी ऑफ करने के बाद अंदर की तरफ बढ़ गया।